चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एक्सप्लेनिंग यू विद दी बायो इन्फॉर्मेटिक्स पोर्शन। लास्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक है बायो इन्फो क्या होता है वो देखा था। इस लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ डीएनए सीक्वेंस टेबल। ऑलरेडी मैंने बोर्ड पर बना रखी है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक्स, जो कि मेरा फेवरेट काम है आपको बेसिक्स से अवगत कराना। वो क्या है? जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए के, दैट आर ए, टी, जी एंड सी। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द डीएनए, सो आई एम मेंशनिंग दिस टी इंस्टेड ऑफ यू। अंडरस्टैंड? अब ये जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस है, अब आप कहेंगे बीच में जब पॉइंट्स आएंगे तो उसका मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। Usually that particular DNA sequence, when you just identify it from the genome, it is appropriate, but at some point you get an error or you cannot predict what particular sequence is present, what particular nucleotide is present in that particular sequence. Although आप उसको gel reads से identify कर सकते हैं, but yes, it takes time and it is time consuming, labor intensive process too. So we make use of this bioinformatic tool and hence carry out our procedure. ठीक है? तो जो सिंगल लेटर वर्ड्स हैं उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस देती है IUPAC, so that you can just store it in the biological database and that is appropriate to। अब वो पर्टिकुलर जहाँ पे डिफाइंड नहीं है आपकी न्यूक्लियोटाइड, वहाँ पर एक आइडिया आपको भले ही मिल जाता है कि हाँ वहाँ पर प्यूरिन प्रेजेंट होगा, pyrimidine होगा, on the basis of certain experiment। तो this nomenclature is on the basis of that particular information that you gather there। ठीक है? तो क्या होता है, देखो आपको G का पता है, G stands for guanine, as simple as that, A adenine, T thymine, ये तीनों तो हमको पता ही है ना। R stands for A और G, that is the purine base। ठीक है? प्यूरिन में R आ रहा है, इसीलिए आप R यूज करेंगे। अगर आपकी सीक्वेंस वो जो न्यूक्लियोटाइड है वो डेफिनेट नहीं है एक्सपेरिमेंट्स में, एंड यू आर yes you have an idea कि it is the purine and not pyrimidine present, so you have A और G। अब ये भी एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं कि वो प्यूरिन है कि pyrimidine है। तो you have experiments and you have the basic knowledge of say helical base pairing, then steric hindrance that is present in the major and minor groups of the DNA, complementary base pairing। तो उनके बेसिस पर कौन सा बेस पेयर वहां पर प्रेजेंट हो सकता है कि वो स्टेरिकली हिंडर ना करे, उसके जो स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पास, तो उस बेसिस पर आप एक आइडिया लगाते हैं और उसी के बेसिस पर अपनी जो नॉमेनक्लेचर है सीक्वेंस का वो डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो इफ यू जस्ट आइडेंटिफाई टू बी प्यूरिन, यू विल मेंशन इट एज आर और उसका मीनिंग होगा ए और जी। आपको पता है प्यूरिन में ए और जी इंक्लूड होते हैं। सिमिलरली pyrimidine में टी और सी इंक्लूड होंगे, pyrimidine में वाई आता है, इसीलिए वाई। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दे रही हूँ साथ में, जिससे कि याद हो जाए। नाउ M stands for amino form, A और C are the amino forms of nucleotides, so M there when you are sure with the A और C। K कीटो, T और G आएंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में। S stands for S, G और C को डिपिक्ट करता है। S means strong base pairing and you know that between G and C you have strong base pairing। How? You have 3 hydrogen bonds that are present between the G and C base pair, so S represents that। Similarly W stands for weak, A और T क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। अब ये वाले जो है वो थोड़े से ट्रिकी हैं। देखो H नॉट G इंक्लूडेड है। देखो अगर आप इंग्लिश में अल्फाबेटिकली जाएंगे तो H इज फॉलोड बाय G, तो इसीलिए G इंक्लूड नहीं होगा। H अगर आप लगाएंगे तो दैट मीन्स यू आर श्योर विद द A और T और C। आप श्योर है कि G नहीं है, लेकिन बाकी के तीनों में से कोई सा भी प्रेजेंट हो सकता है, इसीलिए यू यूज H। ठीक है? इंग्लिश के अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स पर जा रहे हैं हम। सिमिलरली V U नहीं आएगा क्योंकि U ऑलरेडी एक बेस पेयर का नाम होता है, इसीलिए हम U नहीं लिखेंगे, V लिखते हैं। इसमें T इंक्लूड नहीं होता। ठीक है? तो इट कैन बी C और A और G। सिमिलरली यू हैव B में A इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि B फॉलोज A, सो यू कैन हैव T और C और
G, right? Similarly you have D, C is followed by D, तो यहाँ पर जो बेस पेयर्स इंक्लूड होंगे वो C को छोड़ के, यानी कि A होगा, T हो सकता है या फिर G भी हो सकता है। N stands for any, when you are not sure कि कौन सा बेस पेयर होगा, you just put N at that particular position. It can be any of the 4 base pairs. This is how the nomenclature goes on, और इसी के बेसिस पर आप आपके कॉम्प्लीमेंटैरिटी या फिर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस का जो नॉमेनक्लेचर है वो भी लिख सकते हैं आपके डेटाबेस के अंदर। जैसे कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है सी, ए का टी, टी का ए, तो इस हिसाब से आप कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पर जाकर कर सकते हैं। आर का ऑब्वियसली वाई होगा, है ना, वाई का आर होगा, तो इस हिसाब से आप इसी टेबल से आपके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बना लीजिए और उसको लिख लीजिए। अगर समझ में ना आए तो डू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, राइट। जैसा कि ये हमारा, अब देखो मैंने आपको दो एक्सप्लेन किया है nomenclature of DNA sequence. Similar pattern goes with the RNA. There in place of T you just write U, ठीक है, तो वो हो जाएगा RNA के लिए। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सीक्वेंसेस के लिए nomenclature you already know, you have studied in your class 11. Single letter code for each and every amino acid. You know that we have 20 amino acids that make this large protein फैक्ट्री इनटू एन ऑर्गेनिज्म, और उन सबके सिंगल लेटर कोड मैं आपको ऑलरेडी क्लास 11 में समझा चुकी हूँ। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो go back on the playlist class 11 biotech on this particular channel itself, आपको एक प्रोटीन बायोमोलिक्यूल वाले पोर्शन में पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा किसकी बात, नॉमेनक्लेचर की बात। सिर्फ नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ ये आपको पता चल गया कि कौन से सीक्वेंस, कौन से बेस को किससे डिपिक्ट करना है, लेकिन यू हैव अ सर्टेन डायरेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी बायोमोलिकुलर सीक्वेंस, बी इट आरएनए, डीएनए और प्रोटीन, एंड दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इज रिटन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन uniformly, again because the direction of synthesis goes in that way and it is uniform for each and every user so that there is no misunderstanding। तो उसकी जो डायरेक्शनैलिटी है वो भी एक बार देखो तीनों के केस के लिए। अच्छा, इसको मैं रब नहीं करती हूँ, डायरेक्शनैलिटी साइड में बता देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा पता भी है आपको, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं हम डायरेक्शनैलिटी ऑफ द सीक्वेंसेस। तो डीएनए और आरएनए की जो सीक्वेंस है दैट इज सिंथेसाइज इन दी 5' to 3' डायरेक्शन, है ना, पता है आपको। इस डायरेक्शन में ये डीएनए की जो सीक्वेंस है वो सिंथेसाइज होती है। 5' डायरेक्शन या 5' represents the 5' free end that contains phosphate group, 3' represents the third position that represent or that is the hydroxyl group or OH group, ठीक है। 5' पोजीशन 5th कार्बन पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप, 3' पोजीशन 3rd कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सिल या फिर OH ग्रुप। तो इसी डायरेक्शन में हमारे जो सीक्वेंस है वो डेटाबेस में स्टोर भी की जाती है, ठीक है। जैसे कि सेम सीक्वेंस जो हमको मिलेगी हमारे सीक्वेंसिंग प्रोसीजर से, एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस आप आपके डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, राइट। इट इज डन इन दी सेम वे एंड इट इज सबमिटेड एंड published if at all it is found to be correct, right? The nucleotide sequence is listed in 5' to 3' direction. Now coming on to the protein sequence. अच्छा, जब आप डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस आपके डेटाबेस में सबमिट करने के लिए भेजते हैं तो यू हैव और यू जस्ट सबमिट द सीक्वेंस ऑफ 1 strand आउट ऑफ द 2 कॉम्प्लीमेंट्री बेस स्ट्रैंड्स। व्हाई? क्योंकि जब आपको एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस पता है तो ऑब्वियसली आप कॉम्प्लीमेंटैरिटी के बेसिस पर दूसरे स्ट्रैंड की सीक्वेंस खुद से निकाल भी सकते हैं या फिर कुछ और डेटाबेस भी प्रेजेंट रहते हैं जिसकी मदद से आप वो सीक्वेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यू विल नॉट सबमिट द सीक्वेंस ऑफ बोथ दीज स्ट्रैंड ओनली और 1 strand in 5' to 3' direction you have to submit. This is with respect to the
DNA और RNA सीक्वेंस. नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोटीन सीक्वेंस. आई होप कि समझ में आ रहा होगा. जितना डिफिकल्ट शायद फर्स्ट लेक्चर में बायो इन्फो के लगे कि अब हमको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो नो, दैट इज नॉट द केस. एक्चुअली वो कंप्यूटर और मैथ्स आपको तब सीखना पड़ता है व्हेन यू जस्ट हैव टू राइट द एल्गोरिदम पार्ट, है ना. अगर आप बायो इन्फो के कोर में जाके स्टडी करेंगे देन यू हैव टू राइट द एल्गोरिदम्स एंड द प्रोग्राम्स ऑन टू विच दोस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रन. लेकिन अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालनी है उन बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल से, तो you need to have the basic knowledge of biochemistry, राइट. अगर आपको बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पता है, आपको पता है डीएनए आरएनए प्रोटीन कैसे बिहेव करते हैं एनवायरनमेंट में, बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स में कैसे उनका इंटरैक्शन रहता है, किस बेसिस पर वो अपने जो प्राइमरी सेकेंडरी क्वार्टरनरी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, आप कैसे उनकी सीक्वेंस को डिसिफर करेंगे. तो अगर आपको इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज है देन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन ईजी टूल टू जस्ट गेट होल्ड ऑन योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड हेंस द एनालिसिस पार्ट. ठीक है, तो उतना डरने की जरूरत नहीं है. मैथ्स और कंप्यूटर्स मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाने वाली हूँ. एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आई एम नॉट अ कंप्यूटर इंजीनियर कि आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट द कोड्स फॉर द सॉफ्टवेयर. नो, I'll tell you how you can read the information from that particular software and analyze your results. ठीक है, तो प्रोटीन सीक्वेंस अगेन आपको पता है प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होती है, फ्रॉम एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल. एन टर्मिनल इज द अमीनो एसिड टर्मिनल एंड सी टर्मिनल इज द कार्बोक्सी टर्मिनल. ठीक है, एन टर्मिनस NH2 ग्रुप कंटेन करेगा, सी टर्मिनस हमारा COOH ग्रुप कंटेन करेगा. तो उसी डायरेक्शन में हमारी जो प्रोटीन की सीक्वेंस है आप उसको स्टोर भी करेंगे. तो फ्रॉम एन टर्मिनस टू सी टर्मिनस सिंपल है. देखो, जिस डायरेक्शन में हमारा वो पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज होगा आप उसी डायरेक्शन में उसकी सीक्वेंस भी सबमिट करेंगे जिससे कि आसानी हो आपको पढ़ने में और आपका स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में. ठीक है, तो this is with respect to how you will write the information if at all you are going to submit that particular thing into your database, right. तो ये तो हो गया हमारा सीक्वेंस के नॉमेनक्लेचर और डायरेक्शनलिटी की बात. अब अलग अलग तरीके की सीक्वेंसेस आपको मिलती हैं जिनके बेसिस पर आप आपके डेटाबेस जो हैं वो मेंटेन करते हैं. कैसे आप उन सीक्वेंसेस को रिट्रीव करेंगे वो सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में ऑलमोस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं आपकी बायो इन्फो को डील करने के लिए वो ख़त्म होती है. नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पर जाएंगे और हाँ, आपके जो पुराने लेक्चर्स हैं उनसे रिलेट करने की भी कोशिश करेंगे हम. ठीक है, कुछ 3 से 4 लेक्चर्स में आपका ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला जो टॉपिक है वो भी फिनिश हो जाएगा, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. आई होप कि क्लियर हो गया होगा. अगर नहीं क्लियर हुआ है तो you can ask me through the mail, through the comment section or through the WhatsApp. Number is already provided to you on the channel, but before that do watch the full lecture, otherwise you are going to miss some of the important tricks and points, right. So we will meet again. Till then, have a good day, take care, bye bye, thank you.